जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, 12 अगस्त आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ याद रख लेना 12 जनवरी को, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आज के दिन यानी 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन। ओबीसी पे राज्यों के अधिकार बहाल करने के संबंधी विधेयक संसद में पारित। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये विधेयक पारित हो गया। इसको लेकर के लगातार मैं डिस्कस करता हूँ। आज मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। देखो, संसद का सत्र समाप्त हो गया, मानसून सत्र चल रहा था, तो मानसून सत्र अभी समाप्त हो चुका है। मानसून सत्र के तहत कौन कौन से बिल पारित हुए हैं, कौन कौन से एक्ट बने हैं, उसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा या उनका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों ने जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं प्रत्येक दिन आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, उसको डाउनलोड कर लें। उसको मैं अधिक दिन तक अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं रख सकता हूँ। 2-3 दिन से ज़्यादा पुराना आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा दैनिक जागरण का, क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, राइट, और हमारा चैनल बंद हो सकता है, टेलीग्राम चैनल। तो इसको लेकर के मैं काफ़ी सजग रहता हूँ। 2-3 दिन से अधिक पुराना आपको टेलीग्राम चैनल पे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। उसको जरूर पढ़ें, जिस टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ उसको जरूर पढ़ें। यहाँ पे देखो, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के मिक्स डोज का अध्ययन जारी। तो इस तरह का कुछ घटना हुआ था मुरादाबाद में। क्या हुआ था कि कुछ लोगों को पहले कोवैक्सीन दिया गया और उसके बाद फिर सेकेंड डोज के रूप में उसको कोविडशील्ड दे दिया गया। तो इसको लेकर के जब रिसर्च किया गया, जब अध्ययन किया जा रहा था, तो पता चला कि उस पर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो गया। पहले डोज जिसको मान लो कोवैक्सीन दिया गया और दूसरे डोज जिसको कोविडशील्ड दिया गया, उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काफ़ी मजबूत हो गई, एंटीबॉडीज काफ़ी डेवलप हो गया नॉर्मल व्यक्ति के कंपेयर। तो ऐसे कंडीशन में अभी इसको लेकर के अध्ययन किया जाएगा अब कि क्या कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को मिला करके डोज दिया जाना चाहिए लोगों को अथवा नहीं। देखो, यहाँ पे जो है मजार ए शरीफ से भारत ने अपने 50 नागरिक वापस निकाले। मजार ए शरीफ से यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि मजार ए शरीफ कहाँ पे अवस्थित है। तो मजार ए शरीफ जो है ये एक सिटी है अफ़गानिस्तान के, जहाँ पे अफ़गानिस्तान तेज़ी से बढ़ रहा है और जल्द ही तालिबान तेज़ी से बढ़ रहा है और जल्द ही तालिबान जो है मजार शरीफ पे कब्जा कर सकता है। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस वहाँ से बुला लिया, 50 नागरिकों को। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्रिएट होता है भारत के संविधान के आर्टिकल से, कि अगर आप कहीं देश में घूमते हैं, देश में किसी जगह आप घूमते हैं, तो ये अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 19 आपको देता है। आप बिहार के हैं, आप मान लो यूपी घूमना चाहते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश घूमना चाहते हैं, आप कर्नाटका घूमना चाहते हैं, तो ये अधिकार आपको आर्टिकल 19 देता है। लेकिन जो विदेश घूमने का अधिकार है, मान लो आप अफगानिस्तान गए घूमने के लिए, तजाकिस्तान गए, किर्गिस्तान गए, रशिया गए, अमेरिका गए, पाकिस्तान गए, तो ये अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला। तो बेसिक डिफरेंस याद रख लेना, देश घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आता है और विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है, यानी जीवन के अधिकार के तहत आता है। यही कारण है कि जब विदेश में कोई भारतीय फंसता है तो उसको निकलवाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, क्योंकि विदेश घूमने का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में आपको मौलिक अधिकार के रूप में समाहित किया गया। देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अगर पद नहीं भर सकते तो उन्हें बनाते क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया है किसके लिए, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर के जो नया कानून बना था उसको लेकर के सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप कोई पद बनाते हैं तो जब पद भर नहीं सकते तो उस पद को बनाते क्यों हैं।
यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था वो आया था 1986 में, 1986 में आया था। तो हमारे पास जो है इससे पहले जो है कानून था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और इसी के तहत एक आयोग बना था, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बना था। और ये जो आयोग बना था, इस आयोग के रिकमेंडेशन पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 स्थापित किया गया था, और इसको वर्तमान में जो है अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया है, 2019 में किया गया। तो 1986 का मूल कानून हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986, और इसको वर्तमान में 2019 में इसको अमेंड किया गया है। तो अब हमारे पास जो कानून है वर्तमान में उपभोक्ता को लेकर के, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो विवाद होगा, तो विवाद को समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की चर्चा किया गया था, न्यायाधिकरण बनाने की चर्चा किया गया था, लेकिन उस न्यायाधिकरण पे जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है। और इसको को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सरकार को डांट लगाई है कि आप कोई एक्ट लाते हैं, और एक्ट लाने के साथ साथ आप ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करते हैं, न्यायाधिकरण की व्यवस्था करते हैं। तो न्यायाधिकरण की व्यवस्था करते हैं तो उसमें भर्ती नहीं करते हैं, तो फिर न्यायाधिकरण की व्यवस्था क्यों करते हैं आप? राइट। सिंपल सा बात है कि अगर आप कोई ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो ट्रिब्यूनल पे न्यायाधीशों की नियुक्ति कीजिए। अगर नियुक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर ट्रिब्यूनल बनाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ 15 मार्च को याद रख लेना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कई बार स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को। देखो कृषि कानून अभी लगातार चर्चा में बना हुआ, तो डेली आपको कृषि कानून के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कृषि कानून के बारे में ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जाकर के देख सकते हो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कृषि कानून पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। बेसिकली 3 कृषि कानून है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो कृषि कानून है एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म्स करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से कहा जाता है, एक तरह से इसे मंडी भी कहा जाता है, तो मंडी एक्ट में संशोधन की बात करता है। दूसरा जो है कृषि कानून जो था वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन करता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। और तीसरा जो कृषि बिल था या कृषि कानून था वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। तो बेसिकली 3 संशोधन किया गया था कृषि कानून में। एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म्स किया गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में रिफॉर्म्स किया गया, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिफॉर्म्स किया गया। अब देखो इसका देश भर में विरोध क्यों हो रहा है, और ख़ास करके पंजाब जैसे सेक्टर में या पंजाब जैसे क्षेत्र में काफ़ी इसका विरोध हो रहा है, हरियाणा में काफ़ी विरोध हो रहा है, लेकिन बिहार में अगर आप देखोगे तो बिहार में इस कानून का विरोध नहीं हो रहा है। तो इसके मूल में क्या रीज़न है? क्या तीनों ही जो कानून है, तीनों ही कानून का क्या सकारात्मक पॉइंट है, क्या नकारात्मक पॉइंट है, क्या सरकार का पर्सपेक्टिव है, और इसका विरोध क्यों हो रहा है, हर एक पर्सपेक्टिव को लेकर के मैंने स्पेशल वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी ये मुद्दा लंबा चलेगा, अभी ये इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, ये लंबा मुद्दा चलेगा, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बाढ़ पीड़ित मेरी काशी के लोगों की दिल से कीजिए मदद। तो वर्तमान में काशी के सेक्टर में भी बाढ़ है, यानी वाराणसी के क्षेत्र में भी बाढ़ है। बिहार में पटना में गंगा नदी काफ़ी रौद्र रूप धारण कर चुकी है, तो पटना में भी बाढ़ आने की संभावना है। इसके अलावा आप देखोगे तो बिहार में कई जगह हैं, खास करके उत्तरी बिहार के क्षेत्र, वहाँ पे भी बाढ़ है। इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी, तो वहाँ पे भी बाढ़ है। तो बाढ़ को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाढ़ पे मैं डिस्कस जो आपको करना चाहता हूँ, खास करके बीपीएससी मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पर क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी मेंस में।
कि बाढ़ को रोकने में किस तरह से साइंस एंड टेक की भूमिका हो सकती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। डिटेल से डाटा मैं एनालिसिस करूंगा आपके साथ एक स्पेशल वीडियो बना करके, बाढ़ का जो इशू है और बाढ़ के इशू के समाधान पे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो है 73% क्षेत्र पे बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। बिहार में 73% क्षेत्र। बिहार में टोटल 38 जिला में 28 जिला में बाढ़ आता है। तो बाढ़ की समस्या से सबसे अधिक भारत में कुछ राज्य जूझता है तो वो बिहार जूझता है। देखो यहाँ पे बस एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि स्लीपर सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरे देश में स्लीपर सेल तैयार करना चाहता आईएस आतंकवादी संगठन है, काफ़ी क्रूर आतंकवादी संगठन माना जाता है आईएस। तो ये पूरे देश में स्लीपर सेल तैयार करना चाहता है। क्या होता है स्लीपर सेल? स्लीपर सेल क्या होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, खास करके अगर आपने हॉलीडे मूवी देखा होगा, हॉलीडे मूवी में दिखाया गया है स्लीपर सेल के बारे में। तो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है जो अपना जीवन में काम कर रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई बैंक में होता है, कोई दुकानदार होता है या कोई किसी भी पोस्ट पे होता है। लेकिन जब उसे कोई आदेश मिलता है आईएएस के द्वारा, अगर कोई उसे आदेश मिलेगा तब वो पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधि में संलग्न हो जाता है। तो मतलब दिखने में आपको लगेगा कि एक आम आदमी प्रत्येक दिन आपके यहाँ या आपके आसपास के किसी दुकान में काम कर रहा है, किसी घर में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन पता चलेगा कि एक दिन वो आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा गया। तो इसी को स्लीपर सेल कहा जाता है। मतलब वो इनएक्टिव होता है, नॉर्मल रूप में इनएक्टिव होता है, लेकिन जब उसे कोई टारगेट मिलता है तो वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। इसी को कहा गया है स्लीपर सेल, और ये सबसे खतरनाक होता है। अब देखो यहाँ पे बस वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, याद रख लेना। इंदौर बना देश का पहला वाटर प्लस सिटी। वाटर प्लस यानी वाटर की अधिकता है उस सिटी में, तो वाटर प्लस सिटी बना है कौन? इंदौर। इंदौर हमारे देश का सबसे स्वच्छ सिटी है। लगातार 3 वर्ष से सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे सुंदर सिटी का खिताब मिल रहा है आपको इंदौर को, और वाटर प्लस सिटी का भी खिताब मिल गया अब आपको इंदौर को। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे वाटर प्लस सर्वे का क्या रिपोर्ट है या किस आधार पे वाटर प्लस सिटी बनाया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। अब देखो ये 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। तो 2 बातें हैं, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल है, एक क्रूज मिसाइल है। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है। देखो मान लो यहाँ से मिसाइल छोड़ा जाता है और यहाँ पे मान लेते हैं टारगेट। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगा कि ऐसे सीधे स्लोप वाइज जाएगा और इस टारगेट को हिट करेगा, इस तरह से स्लोप में जाएगा और इस टारगेट को हिट करेगा। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होगा, क्रूज मिसाइल क्या होगा कि मान लीजिए ये टारगेट है और यहाँ से छोड़ा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ऐसे होगा वेव की तरह, उसके बाद सीधे आकर यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक स्लोप के भांति जाता है और क्रूज मिसाइल जो है क्या अप डाउन के भांति ऐसे जाता है और टारगेट को हिट करता है। तो बेसिक अंतर यही है बैलिस्टिक मिसाइल में और क्रूज मिसाइल में। देखो मिसाइल का जहाँ भी नाम आता है तो हमारे देश में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, जो नाम जेहन में आता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1982-83 में एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी और ये प्रोग्राम अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम वगैरह में। इस प्रोग्राम का नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1982 में और इसको एंड किया गया था 8 जनवरी 2008 को। इसके तहत 5 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, सिर्फ 5 मिसाइल को इसके तहत डेवलप किया गया है। एक तो पृथ्वी है, दूसरा त्रिशूल है, तीसरा नाग है, चौथा अग्नि है और 5वां नाग है। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग। तो ये 5 मिसाइल को डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसकी शुरुआत किया था APJ अब्दुल साहब ने 1982-83 में। अब देखो ये जो मिसाइल है जिसकी चर्चा इस न्यूज़ में दिया है, इसका नाम है आपको निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय क्रूज मिसाइल जो है अपने साथ
200 से लेकर के 300 किलो सामान तक ले जा सकता है। यानी 200 से लेकर के 300 किलोग्राम तक बम ले जा सकता है या कोई भी सामान ले जा सकता है। और इसकी मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर के टारगेट को ये हिट कर सकता है और 200 से लेकर के 300 किलोग्राम तक के सामान को ले जा सकता है। चलो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, क्या यह एक क्रूज मिसाइल है या अथवा यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, क्या ये क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी से ही आत्मनिर्भर होगा देश। तो सरकारी और निजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तीनों मतलब सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी होना चाहिए और तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है CII के मीटिंग में। देखो CII क्या है, CII के बारे में अगर आप जानोगे तो CII जो है CCI क्या है, तो एक तरह से कह सकते हो दबाव समूह है। अगर मैं पॉलिटिकल टर्म में यूज़ करूँ तो दबाव समूह है। तो औद्योगिक दबाव समूह में CCI आता है, एसोचैम वगैरह आता है। तो ये सब एक दबाव समूह है। इसकी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सरकारी और निजी भागीदारी दोनों ही ज़रूरी है देश के विकास के लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाना हमें, तो दोनों की भागीदारी ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो PM फसल बीमा योजना की खामियां गिनाते हुए किनारा कर रहे हैं राज्य। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो इसमें कई सारे ड्रॉबैक हैं और उस ड्रॉबैक को लेकर के कई सारे राज्य जो है सरकार से किनारा कर रहे हैं, केंद्र सरकार से किनारा कर रहे हैं। मसलन केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सत्ता है, यानी बीजेपी की सत्ता केंद्र सरकार में है और कई सारे राज्यों में भी बीजेपी की सत्ता है। तो कई सारी जो बीजेपी की सरकार वाली राज्य में जो पार्टी है, या कई सारे राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो भी इस योजना से किनारा कर रहे हैं क्योंकि इसमें कई ड्रॉबैक था। जब हमने डिस्कस किया था आपके साथ जब हमने आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर की जो ये योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसमें कई सारे ड्रॉबैक हैं। तो मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा आखिर क्या ड्रॉबैक है। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किया गया था 2016 में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। हालांकि फसल बीमा योजना को देश में पहले से भी योजना चल रही थी, उसी को रेगुलेट किया गया था। इनफैक्ट नाम चेंज किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया था। तो इसमें क्या था कि सभी खाद्यान्न, तिलहनी, वाणिज्यिक या बागवानी फसलों को शामिल किया गया था। इसमें क्या था कि किसानों को जो है प्रीमियम राशि का कुछ भुगतान करना था और ये प्रीमियम या राशि का भुगतान जो करना था 2% करना था, रबी के लिए 1.5% करना था और बागवानी के लिए 5% करना था। देखो खरीफ के लिए क्या करना था 2K, यानी 2% खरीफ के लिए करना था, 1.5R रबी के लिए 1.5% करना था और बागवानी के लिए 5% करना था। ये किसान भुगतान करते प्रीमियम का। इसके अलावा राज्य सरकार प्रीमियम देती और केंद्र सरकार प्रीमियम देती, दोनों मिला करके प्रीमियम देती कंपनी को। और कंपनी अगर फसल का नुकसान होता तो फसल की भरपाई करती कंपनी, जो है किसानों को पैसा देती। तो ये बेसिक प्रोविज़न था। अब हो क्या रहा है इसमें, देखो हो क्या रहा है कि जैसे टिड्डी का आक्रमण हुआ, आपने देखा होगा कुछ समय पहले टिड्डियों का आक्रमण हुआ हमारे देश में। तो टिड्डियों को जो आक्रमण हुआ था उसमें जो फसल नष्ट हो रही थी उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर रखा गया था। इसके अलावा जो मौसमी फसल है, मौसमी फसल जो है उसको बाहर रखा गया। उसके बाद सब्जी है, चारा है, ये सबको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर रखा गया। तो हमने देखा है कि टिड्डियों के आक्रमण के समय में हमारे देश के लाखों एकड़ ज़मीन जो है नष्ट हो गया। टिड्डियों ने उसको बर्बाद कर दिया, खास करके हरियाणा के क्षेत्र में और पश्चिमी यूरोप, उत्तर प्रदेश के सेक्टर में और साथ ही साथ दिल्ली के कुछ क्षेत्र में। अगर आप देखोगे पंजाब के क्षेत्रों में, तो यहाँ पे टिड्डियों ने काफ़ी तबाही मचाया था।
तो उसको बाहर रखा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। किसानों को बीमा ना मिल पाना, किसानों समय पे किसानों को बीमा नहीं मिल पा रहा है, कंपनी बहुत कम किसानों को बीमा दे रही है। एक डाटा है, उस डाटा के अनुसार लगभग 50% से भी कम किसानों को बीमा मिल रहा। जिस किसान ने अप्लाई किया बीमा के लिए, जिसने प्रीमियम भरा, उसमें से भी 50% से भी कम किसानों को बीमा मिल रहा है। तो अधिकतर फ़ायदा किसको मिलता है? अधिकतर फ़ायदा कंपनी को उठा लेती है, कंपनी के पास फ़ायदा चले जाता है, प्रॉफिट कंपनी के पास जाता है, किसानों को कुछ नहीं मिलता। अब देखो, ये तो हो गया किसानों का पर्सपेक्टिव। अगर कंपनी से आप बात करोगे या कंपनी का पर्सपेक्टिव आप जानने की कोशिश करोगे, तो कंपनी कहता है कि ठीक है, हमें समय पे प्रीमियम ही नहीं मिल पाता है। जो प्रीमियम देना चाहिए किसान दे रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है, राज्य सरकार प्रीमियम हमें देती नहीं है। तो ये तीनों को मिलकर प्रीमियम देना था, और प्रीमियम हमें चूंकि मिल नहीं पाता है, इसलिए क्षतिपूर्ति की भुगतान हम नहीं कर पाते हैं। ये कहना है प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है, उस कंपनी का कहना है। और साथ ही साथ बहुत कम किसान जो है अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी है, बहुत कम किसान इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो कई सारे ड्रॉबैक से, कई सारे कमियों से जूझ रहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यही कारण है कि कई सारे स्टेट ने अपना खुद का फसल बीमा योजना स्टार्ट कर लिया है। और मेजर अगर आप ड्रॉबैक देखोगे तो मेजर ड्रॉबैक है कि प्राइवेट कंपनियों की भूमिका बढ़ रही थी, चूँकि इंश्योरेंस जो देती थी वो प्राइवेट कंपनी देती थी, वो अधिक फायदा कमाती थी। और साथ ही साथ स्टेट जो होता था, यानी राज्य सरकार जो होता था, समय पे प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता था। और कई सारे मेजर इशू, टिड्डियों के आक्रमण, मौसमी फसल, सब्जी, इस सब को बाहर रखा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। स्वतंत्रता दिवस में निर्यातकों को रोड टेप का तोहफा संभव। देखो, रोड टेप जो है, निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार एक योजना लेकर आ रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सरकार 2021-22 के लिए निर्यात का टारगेट $400 बिलियन रखी है। $400 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो सरकार ने टारगेट रखा है इस वर्ष के लिए निर्यात का। और निर्यात में भी सिर्फ वस्तु के निर्यात का ये टारगेट है, सेवा के निर्यात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वस्तु के निर्यात यानी गुड्स के निर्यात की बात कर रहा हूँ। तो रोड टेप योजना का पूरा नाम है द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। तो ये योजना आने दीजिए पहले, इस योजना को जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आ सकता है, 15 अगस्त तक ये आ सकता है। आने के बाद इस पर हम लोग डिटेल्स एनालिसिस कर लेंगे कि आखिर इस योजना के क्या पार्ट है, बेसिक प्रोविजन क्या है, और सरकार क्या क्या जो है निर्यातकों को क्या क्या बेनिफिट दे रही है, क्या क्या उनको फ़ायदा दे रही है। देखो, भरत झुनझुनवाला का जब भी आर्टिकल आता है मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए और डिटेल में इसको पढ़ना। इसमें कुछ बातों की इन्होंने चर्चा किया है। हालांकि ये जो एडिटोरियल है ये बहुत हद तक कह सकते हो समराइज एडिटोरियल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट की इन्होंने चर्चा किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखो, कोविड के बाद कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इसको लेकर के इन्होंने चर्चा किया है। और इसको चर्चा जो इन्होंने किया है एक रिपोर्ट को लेकर के किया है, और ये रिपोर्ट है IMF के द्वारा फिनांस एंड डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट आया है, एक पत्रिका आया है। उस पत्रिका में IMF ने कहा है कि जो कोविड है, कोरोना है, कोरोना के बाद जो है वैश्वीकरण की समस्या या वैश्वीकरण का प्रभाव घटेगा और राष्ट्रीयकरण का प्रभाव बढ़ेगा। इसको दूसरे टर्म में कहा जाता है डी ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव घटेगा और राष्ट्रीयकरण का प्रभाव बढ़ेगा। इसी को कहा जाता है डी ग्लोबलाइजेशन। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने यूज़ किया है, डी ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन कम होगा और राष्ट्रीयकरण बढ़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल है API इन इंडिया। API क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसे कहते हैं। जितना भी दवाई होता है, दवाई का कच्चा माल को आप API कह सकते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवाई के कच्चा माल को API कहा जाता है। अब देखो किस तरह से कोरोना के बाद ग्लोबलाइजेशन कम होगा और राष्ट्रीयकरण बढ़ेगा, उसको इस एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया।
भारत क्या करता था कि एपीआई का जो है आयात करता था और 70% से अधिक आयात करता था चाइना से। भारत विश्व का दवा मार्केट का हब है। भारत विश्व में मेडिसिन का हब माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा दवा उत्पादक है भारत। लेकिन दवा उत्पादन करने के लिए जो हमारे पास कच्चा माल की ज़रूरत थी उसका 70% से अधिक आयात हम करते थे चीन से। अब क्या हुआ है कि कोरोना के बाद क्या हुआ कि चीन ने हमें कच्चा माल देना बंद कर दिया, या चीन के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, लद्दाख इशू वगैरह चल रहा है, तो चीन से हमने ये सामान खरीदना बंद कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि भारत के जितना भी दवा कंपनी है अब वो भारत में ही एपीआई का उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि चीन से हमने जो खरीदना बंद किया, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट कम हो गया और इसका जो है भारत में ही निर्माण शुरू होगा, यानी राष्ट्रीयकरण का इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसको इस एग्जाम्पल से बताया गया है कि एपीआई के जिस तरह से भारत में उत्पादन बढ़ रहा है, चीन से उत्पादन हम इसका परचेज कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरे सेंस में इसको कह सकते हैं डी ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का असर कम हो रहा है और राष्ट्रीयकरण का असर बढ़ रहा है। दूसरा इन्होंने कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने चर्चा किया है कि वस्तु का राष्ट्रीयकरण होगा जबकि सेवा का वैश्वीकरण होगा। यानी जो वस्तु है वस्तु हम भारत में ही बनाएंगे। एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई हम भारत में बनाएंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी सरकार 2019 में लेकर आई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है जो हम चाइना से मंगाते थे वो भारत में ही बनाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह क्या होगा कि वस्तु का जो है, गुड्स का जो है राष्ट्रीयकरण बढ़ेगा जबकि सेवाओं का राष्ट्रीयकरण वैश्वीकरण होगा। यानी गुड्स को भारत की सीमा में ही निर्माण किया जाएगा, भारत में ही इसका निर्माण होगा, लेकिन जो सेवा होगा सेवा का वैश्वीकरण होगा, यानी सेवा हम विश्व के देशों को देने का काम करेंगे। मसलन आपने देखा होगा कोरोना के समय में भारत ने कई देशों को जो है अपना मेडिकल फैसिलिटीज़ देना शुरू किया। कई सारे डॉक्टर ने टेली मेडिसिन का प्रयोग किया, यानी वो फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से कई सारे देशों को जो है अपना सेवा दे रहे थे। तो इस तरह से सेवा सेक्टर में, और वैसे भी भारत सेवा सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सेवा सेक्टर में विश्व में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। जिस तरह से आप चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब कह सकते हो विश्व का, उसी तरह से भारत को आप सेवा सेक्टर का विश्व का हब कह सकते हैं। तो सेवा का वैश्वीकरण जो है कोरोना के बाद बढ़ रहा है, ये दिख रहा है हमें, और वस्तु का जो है वैश्वीकरण घट रहा है, ये भी हमें दिख रहा है कोरोना के बाद। तो इसलिए और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे इन्होंने चर्चा किया है, हालांकि इस सबसे अलग टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है, और ये सेपरेट टॉपिक है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स को लेकर के, खास करके कोविड टीका को लेकर के। देखो एक समझौता हुआ था, ट्रिप्स समझौता, TRIPS। डब्ल्यूटीओ का समझौता था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई भी टीका अगर आप बनाते हैं तो उस टीका का पेटेंट करवाना होता है, और उस पेटेंट करवाया जाता है। अगर आप पेटेंट करवा लेते हैं तो उस टीका को दूसरा कोई व्यक्ति उसका निर्माण नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं। तो भारत में जैसे मान लो कि कोरोना की जो वैक्सीन बनाई, तो पहला कंपनी जो बनाया वो है कोवैक्सीन बनाया। तो कोवैक्सीन का जो निर्माण किया था वो भारत बायोटेक ही किया था, और भारत बायोटेक पूरी तरह से इंडियन कंपनी है। तो कोरोना का जो निर्माण किया था पूरी तरह से भारत बायोटेक ने किया। लेकिन जो दूसरा टीका है उसको बोलते हैं कोविशील्ड। कोविशील्ड का जो है रिसर्च किया है वो ब्रिटेन की कंपनी है, उन्होंने रिसर्च किया। उस कंपनी का नाम है एस्ट्रोजेनिका। एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने इस पर रिसर्च किया है, और उसका जो निर्माण कर रहा है वो भारत की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, वो इसका निर्माण कर रही है। तो अब चूंकि एस्ट्रोजेनिका ने इसका जो है रिसर्च किया है, तो इसलिए क्या होता है कि एस्ट्रोजेनिका के पास पूरा पेटेंट है, और जितना भी कोविशील्ड का निर्माण हो रहा है भारत में, मान लो एक 100 रुपये की वैक्सीन है, तो 100 रुपये में 50 रुपये जाएगा आपको एस्ट्रोजेनिका को जो रिसर्च किया था, और 50 रुपये आएगा आपको सीरम इंस्टीट्यूट को जो इसका बना रहा है। तो इसलिए राइटर का कहना था कि कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि ट्रिप्स समझौता में छूट दिया जाए। इसको लेकर के मैं पहले अक्सर डिस्कस करता था, चूँकि भारत लगातार इसको लेकर के आवाज़ उठाती थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने G7 मीटिंग में भी इसको लेकर के आवाज़ उठाया था, और भारत ने नारा दिया था वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वास्थ्य का नारा दिया था G7 मीटिंग में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसका समरी क्या है, इस एडिटोरियल का समरी एक ही है कि राइटर का सिंपल कहना है कि भारत जो है
गुड्स में भारत यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत वीक है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम जो है निर्यात सेवा सेक्टर में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसे भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया वीक है और सर्विस सेक्टर में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है, जो वस्तु के निर्यात को टारगेट हमने $400 बिलियन रखा है, इसको छोड़ के हमें सेवा के निर्यात का $4000 बिलियन का टारगेट रखना चाहिए। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। भारत की जीडीपी देखोगे तो लगभग 2900 बिलियन डॉलर का है, और राइटर का कहना है कि सेवा सेक्टर का आप टारगेट लीजिए $4000 अरब का, और आप इसे कर सकते हैं। देखो इतना मैंने डिस्कस किया, लेकिन इसको आप लोग जरूर पढ़ना। जब भी भरत झुंझुनवाला का आर्टिकल आए तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। सुरक्षा परिषद में नए भारत की चुनौती, कुछ खास चर्चा नहीं है, बस एक दो पॉइंट का जो राइटर ने चर्चा किया, जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ अक्सर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत अध्यक्षता कर रहा है अगस्त महीने में, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी मुद्दे पे मीटिंग की अध्यक्षता किया। किसी भी प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता किया हुआ ये पहला मीटिंग है। हालांकि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहले भी अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अध्यक्षता नहीं किया था। तो ये जो अध्यक्षता किया, सबसे पहला जो 3 मुद्दे पे जो है भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएगा, 3 मुद्दे पर चर्चा करेगा। एक मुद्दे का चर्चा हो गया जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ने किया था, ये मुद्दा था समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा इंपॉर्टेंट क्यों है? चाइना को लेकर के, दक्षिणी चीन सागर को लेकर के, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर के, क्वाड की स्थापना ही हुआ था समुद्री सुरक्षा को लेकर के। तो समुद्री सुरक्षा का हमारे लिए सबसे अधिक महत्व है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति, और तीसरा है आतंकवाद रोकथाम। तो ये 3 बेसिकली इशू है जो भारत जो है जिस पर चर्चा करेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और चूंकि इसी महीने में यानी अगस्त तक ही भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए अगस्त में ही ये तीनों इशू उठाया जाएगा। और दूसरा जो राइटर का कहना है कि विदेश नीति में जो है 5S इंपॉर्टेंट होता है विदेश नीति में, प्राइम मिनिस्टर के 5S। तो पहला है सम्मान, दूसरा है संवाद, तीसरा है सहयोग, चौथा है शांति, और पांचवा है सार्वभौमिक। तो ये बेसिकली 5S इंपॉर्टेंट होता है, हमारी विदेश नीति का एक पार्ट है जो प्राइम मिनिस्टर के दिया हुआ एक मंत्र है। इसको पढ़ सकते हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। महामारी से निपटने में प्रभावी पंचायत, तो पंचायत की भूमिका काफ़ी बढ़ गई, खास करके कोरोना महामारी रोकथाम के लिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की भूमिका बढ़ी है, जो हमने खास करके दूसरी कोरोना की लहर के दौरान देखा है कि किस तरह से पंचायत की भूमिका सशक्त हुई है। 15वें वित्त आयोग में भी पंचायत को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने देखोगे बिहार की 7 निश्चय योजना 2.0 जो आई है, जो 2020 से लेकर के 25 तक होगी, तो उसमें भी पंचायत की सशक्तिकरण को लेकर के चर्चा किया गया। एक बार इसको पढ़ सकते हैं। देखो श्रमिकों पे आज भी गिरमिटिया की काली छाया हो रहा है शोषण। तो गिरमिटिया व्यवस्था अंग्रेजों के समय में थी, काम करवा लिया जाता था, उनको सैलरी नहीं दिया जाता था, उनसे तरह तरह की प्रताड़ना किया जाता था। तो आज भी इस तरह की कुछ व्यवस्था दिख रहा है देश में। इसे ही रोकने के लिए मौलिक अधिकार के संविधान के मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 23 और 24 आया था। आर्टिकल 23 में इसी व्यवस्था को रोकने के लिए बलात् श्रम को रोकने का प्रावधान था, यानी बलपूर्वक किसी से श्रम का काम नहीं करवा सकते हैं, गिरमिटिया व्यवस्था आप लागू नहीं कर सकते हैं, बेकारी मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। इसका प्रोविज़न भारत के संविधान के आर्टिकल 23 में किया गया था। एक बार देख सकते हैं इसको भी। देखो ये मॉडल जो है, जब भी आंसर आप लिखते हैं थोड़ा रियलिस्टिक आंसर आपका हो जाएगा अगर इस तरह का चीज़ों को आप शामिल करोगे। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया को बता रही है झारखंड मॉडल की सफल कहानी। चिकनगुनिया और डेंगू को रोकने के लिए जो झारखंड सरकार ने काम किया, उसको लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन झारखंड सरकार की तारीफ कर रही है। और इसको लेकर के जरूर इसको पढ़ें और इसको समाहित करें अपने नोट में। ये जो है आपके क्वेश्चन को या आपके आंसर को काफ़ी इनरिच कर देगा। अफगानिस्तान मुद्दे पे आज
दोहा में बैठक भारत भी भाग लेगा। तो दोहा यानी कतर की राजधानी है दोहा। कतर के विदेश मंत्री कुछ दिन पहले भारत आए थे। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि दोहा वार्ता पहले भी हुआ था तालिबान के साथ। अमेरिका की वार्ता दोहा वार्ता पहले हुआ था। भारत अब क्या कर रहा है कि तालिबान के साथ अप्रत्यक्ष तौर पे ही लेकिन बातचीत में हिस्सा ले रहा है, और लेना भी चाहिए। भारत को तालिबान के साथ भी बनाकर रखना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी बनाकर रखना चाहिए। तो आज देखते हैं दोहा वार्ता में भारत सरकार इसमें शामिल हो रही है, और देखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन निकलता है। देखो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस पेज पे। एक तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और एक यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको लेकर के मैं चूँकि ये देखो यहाँ पे आ रहा है इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट द यूथ। ओके, इसको लेकर के कल मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। चूँकि आज ये छोड़ा जाने वाला है, एक सैटेलाइट छोड़ा जाने वाला है, पहली बार भू अस्थित कक्षा में स्थापित होगा स्वदेशी उपग्रह। तो कल मैं इसको डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन ये न्यूज़ आप देख लो। ये जो है सबसे पहले तो ये जानो, चंद्रयान जो मिशन आया था भारत सरकार का 2019 में लॉन्च किया गया था, इसका 3 पार्ट था। एक था लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर क्या है कि ऑर्बिट में घूम रहा है, चंद्रमा के जो है ऑर्बिट में ये चारों तरफ घूम रहा है। उसके बाद लैंडर क्या था कि लैंड करना था, सॉफ्ट लैंडिंग था, यानी लैंड करता है। और लैंड करने के बाद जो है एक रोवर निकलता है। रोवर जो है एक कह सकते हो चक्का लगा होता है जो चारों तरफ घूमता। तो हमारा क्या हुआ कि लैंडर और रोवर दोनों जो है नष्ट हो गया है। लैंडर का नाम हमने विक्रम रखा हुआ था, रोवर का नाम हमने प्रज्ञान रखा हुआ था, दोनों नष्ट हो गया। लेकिन जो हमारा ऑर्बिटर है वो लगातार काम कर रहा है। तो चंद्रमा के चारों ओर भारत का ऑर्बिटर काम कर रहा है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर घूम रहा है। और इसी ऑर्बिटर ने पता लगाया, क्या पता लगाया है कि चंद्रयान मिशन में भारत की बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमारे वैज्ञानिक पुख्ता रूप से यह कहने की स्थिति में है कि चांद पे पानी है। तो वैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि चांद पे पानी है, और इसका कुछ तस्वीर भी भेजा जा रहा है, और वैज्ञानिक इसका रिसर्च कर रहे हैं कि क्या चांद पे वाकई पानी है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। कल मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।